जय हिंद मित्रों, मैं मनोज आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी करवाने के लिए आया हूं, जिसमें हम लोग जूम क्लासेस के माध्यम से ढेर सारी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और इस समय प्रेजेंट टाइम में यूनिट 6 कंटिन्यू वे में चल रही है। अब इसी के साथ समय को देखते हुए अब मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी देने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आज की डेट में हम लोग यूनिट 7 से रिलेटेड टॉपिक सेक्शन ए को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन सा सेक्शन ए का जो पार्ट होगा उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग नेट की तैयारी करना चाहते हैं, जीआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे, जो कि यूनिट 7 में आपका है, जिसमें हम लोग पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा आपका पेडागोजी। क्या होगा? पेडागोजी। कि पेडागोजी होती क्या चीज है, पेडागोजी किसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इसका शुद्ध हिंदी अगर देखी जाए तो पेडागोजी को बोलते हैं शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिक्षण शास्त्र बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब होता क्या चीज है इसके बारे में, जब आज हम लोग पेडागोजी वर्ड से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेडागोजी होती क्या चीज है, तो पेडागोजी मुख्य रूप से ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड का कौन सा है? ग्रीक वर्ड का कौन सा बना है? पेडागोगियो से। ठीक है, पेडागोगियो जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है, ग्रीक शब्द जो है लैटिन भाषा के पेडागोगियो से बना है। क्या बना है? ठीक, पेडागोगियो से बना है। ये पेडागोगियो जो है दो वर्डों से बना हुआ है। अब कौन कौन से दो वर्ड है यहाँ पर? एक तो बना है आपका पेडियो से, पेडो से एक वर्ड, और दूसरा है आपका क्या? दूसरा आपका एगोज। ठीक है, दूसरा वर्ड है एगोज, एगोजिस। ठीक है, एगोजिस आपका आता है, एगोज आता है आपका। ठीक है, एगोजिस। तो एक पेडोस है और एक एगोज है। अब इन दोनों का अर्थ क्या होता है? पेडोस का अर्थ, तो पेडोस का अर्थ होता है चाइल्ड। क्या मतलब होता है इसका? पेडोस का चाइल्ड होता है आपका। ठीक है, और एगोस का मीन्स क्या होता है? एगोस का मीन्स होता है लीड, लीड करना। क्या होता है? लीड। ठीक है, लीड करना होता है। ये दो वर्ड आपको यहाँ पर मिले, तो यहाँ पर होता है बच्चा या बालक, बच्चा होता है। लीड मीन्स क्या करना है? लीड का मतलब क्या होता है? आगे शाब्दिक अर्थ है नेतृत्व करने वाला। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व करने वाला। तो यहाँ पर ये वर्ड हुआ। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं, इसका सीधा अर्थ हुआ कि इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम अर्थ लिखें तो कहेगा कि बच्चे का नेतृत्व करने वाला या बच्चे का मार्गदर्शन करने वाला। इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टू लीड द चाइल्ड। क्या लिखेंगे? लिखेंगे टू लीड द चाइल्ड। ठीक है, टू लीड द चाइल्ड। या फिर बोलेंगे, क्या करेंगे? टू लीड द चाइल्ड को बोलेंगे बच्चे का नेतृत्व करने वाला या फिर बच्चे का मार्गदर्शन करने वाला। ठीक है, कहेंगे टू गाइड द चाइल्ड या फिर कहेंगे टू, क्या लिखिए? टू गाइड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड। ठीक है, अब किसी बच्चे का नेतृत्व करने वाले को हो या किसी बच्चे को मार्गदर्शन देने वाले को हम लोग पेडागोजी के अर्थ में समझते हैं। ठीक है, पेडागोजी का सीधा अर्थ यहाँ पर ये था। यहाँ पे क्या होता है? प्राचीन समय में जब ग्रीक देश में देखा जाता था कि वहां पर जो था पेडागोजी इसको मतलब कि इसमें दास के रूप में एक देखा था। इसमें की कहानी बहुत ज्यादा फेमस मिलती है, जिसमें होता है पेडागोगेस जो होता है को एक धनी स्वामी के बेटे को, एक धनी जो है परिवार होता है, उसके धनी स्वामी के बेटे को स्कूल में ले जाने और स्कूल में उसकी देखरेख करने और उसके उपकरण जैसे संगीत वाद्य यंत्र इन सब के लिए ले आने के लिए सौंपा गया था। ठीक है, इसलिए इसको अगर हम शिक्षा के क्षेत्रों में जोड़ेंगे,
अगर शिक्षा के क्षेत्रों में जोड़कर देखते हैं तो कहते हैं कि शैक्षणिक विश्लेषण का अर्थ है, मतलब हम डालेंगे पेडागोजिकल एनालिसिस means the logical and systematically breaking up of the curriculum from the point of view of a pedagogy for the purpose of its effective transactions। मतलब शैक्षणिक विश्लेषण का अगर हम अर्थ देखते हैं तो ये कहता है अपने प्रभावी लेन देन के उद्देश्यों से, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के उद्देश्य से, कहता है लेन देन के उद्देश्य के लिए एक शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम को तार्किक और व्यवस्थित रूप से जोड़ने की बात ये करता है। यहाँ पर क्लियर है, जोड़ने की बात करता है। ठीक, यहाँ पर इतने पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इतने पॉइंट्स हम लोग को क्लियर हो गए कि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम इसको यूज करते हैं तो ये करिकुलम को किस तरीके से, करिकुलम को लॉजिकली वे में जोड़ने के, समझाने के या बताने का प्रयास करता है। हम लोगों को क्या करता है, लॉजिकली वे में समझाने का प्रयास करता है हम लोगों को। क्लियर इतने पॉइंट। अब इसके अगर हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अब डालेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। क्या डालेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेडागोजिकल। ठीक है, पेडागोजिकल एनालिसिस या पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में देखेंगे, एनालिसिस हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये क्या होगा, इसको अगर हम बोलेंगे शैक्षणिक विश्लेषण के उद्देश्य क्या होते हैं, देखेंगे शैक्षणिक विश्लेषण के उद्देश्य, जब शैक्षणिक विश्लेषण के उद्देश्य देखेंगे तो इसमें उद्देश्य क्या होता है, मेन इसका क्या होता है पेडागोजिकल एनालिसिस का, कहते हैं कि पाठ्यचर्या जो सामग्री होती है, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या जो सामग्री होती है उस सामग्री का सार्थक रूप से सार्थक घटकों में विश्लेषण करना है। मतलब कहता है कि टू एनालाइज द करिकुलर, ठीक है, कह रहा है टू एनालाइज द करिकुलर कंटेंट इनटू मीनिंगफुल कंपोनेंट्स। मतलब करिकुलर, पहला पॉइंट क्या था, पहला होगा करिकुलर का क्या होगा, करिकुलर कंटेंट होगा आपका, करिकुलर कंटेंट होगा पहला पॉइंट। को करिकुलर कंटेंट में क्या कह रहा, करिकुलर कंटेंट कैसा हो, मीनिंगफुल हो, क्या हो, मीनिंगफुल हो यहाँ पर। तो ये बताने की बात करता है कि जो भी आपका पाठ्यक्रम संबंधी जो सामग्री होगी वह सामग्री जो है किससे, कंटेंट से संबंधित हो, कोई यूजफुल चीजें हो, मीनिंगफुल, जिसका अर्थ सार्थक रूप में जुड़ा हो, कोई फालतू की चीजें उसमें ना हो। दूसरा पॉइंट कहता है टू एंटीसेप्टेड, ठीक है, कह रहा है टू एंटीसेप्टेड कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर ईच कंपोनेंट। मतलब प्रत्येक घटक के लिए व्यापक निर्देशात्मक उद्देश्यों का अनुमान लगाने के लिए हम इसका उद्देश्य मेन रहता है इसका। ठीक है, कैसा करेंगे, ये दूसरे पॉइंट में आप लगाए कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, क्या कॉम्प्रिहेंसिव की बात करता है यहाँ पर, कॉम्प्रिहेंसिव होगा। अब कॉम्प्रिहेंसिव क्या चीजें होंगी, इंस्ट्रक्शनल, फिर इंस्ट्रक्शनल क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे यहाँ पर, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके। फिर इसमें क्या कहता है, अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब निर्देशात्मक घटक होंगे, फिर निर्देशात्मक उद्देश्य होंगे यहाँ पे जो कि व्यापक रूप से होंगे, तुलनात्मक रूप से होंगी, कोई एक सिंगल वे में काम नहीं करेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद और भी चीजें इसमें जोड़कर कहते हैं, कुल मिला के इनके इंपॉर्टेंट रूप में फिर ये कहते हैं कि इसमें जो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, क्या होता है CCE की बात करते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, सतत और व्यापक मूल्यांकन की भी बात ये करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोगों का क्लियर होता है। फिर इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि एग्जाम में हम लोगों में पूछ लिया कि इसमें स्टेजेस या स्टेप्स पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं, पेडागोजिकल
कि पेडागोजिकल एनालिसिस के स्टेप्स क्या होंगे। चलिए उसके स्टेप्स को लिखते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग इसके स्टेप्स की ओर चलते हैं। इनके स्टेप्स की ओर क्या होगा, ठीक है, इनके स्टेप्स की ओर जब हम चलेंगे तो वहां पर हमें कई चीजें मिलेंगी। इनके स्टेप्स को यहाँ पे क्लियर करते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट में। चलिए सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे इनके स्टेप। ठीक है, स्टेप्स में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में क्या कहता है, स्टेप में कहता है कि इसमें कोई भी चीजों का कहता है कि डिवाइड द कंटेंट। क्या कहता है डिवाइड द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड यूनिट इनटू सुटेबल सब यूनिट एंड अरेंज द सिलेक्टेड सब यूनिट इनटू ए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पीरियड्स। ठीक है, तो कहता है कि चयनित इकाई की सामग्री को उपयुक्त उप इकाइयों में विभाजित करें और चयनित उप इकाइयों को कई आवश्यक अवधियों में व्यवस्थित करें। इसमें तो कुल मिलाकर अगर इनके स्टेप्स को पहले हम लोग पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, फिर इसके बाद इसके बारे में जानेंगे, तब ज्यादा अच्छा होगा। तो चलो पहले पॉइंट, पहला आपके स्टेप क्या, पहले में कहता है कि सेलेक्ट यूनिट एंड सब यूनिट। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या है, सेलेक्ट यूनिट एंड सब यूनिट। सेलेक्ट यूनिट एंड सब यूनिट होता है। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में क्या होता है, पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में आपका आएगा कंटेंट आएगा, आपका क्या आएगा, कंटेंट आएगा। तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे पीके टेस्टिंग या पीके चेकिंग, प्रीवियस नॉलेज चेकिंग। पीके या प्रीवियस नॉलेज लिख दिए, प्रीवियस नॉलेज चेकिंग। फिर प्रीवियस नॉलेज चेक बोलते हैं, कहीं कहीं पीके टेस्टिंग भी हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। फिर इसमें क्या होता है, चौथा पॉइंट जो होता है इंस्ट्रक्शनल होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर पांचवें पॉइंट पे क्या होता है, पांचवें पॉइंट पे होता है टीचिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनाते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक, टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। फिर छठवें पॉइंट पर लोग क्या बनाएंगे, छठवें पॉइंट पे ये कहता है गिव एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देंगे। क्या कहेंगे, गिव एग्जांपल। ठीक, गिव एग्जांपल करेंगे। फिर सातवें पॉइंट में क्या कहता है, सातवें पॉइंट में हमसे कहता है कि ब्लूप्रिंट। क्या कहता है, ब्लूप्रिंट एंड इवैल्यूएशन। मतलब ब्लूप्रिंट आपका तैयार हो जाएगा और उसको फिर इवैल्यूएट करेंगे। ब्लूप्रिंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक, ये हो जाता है। अब इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाएगी ये पॉइंट्स। देखिए सबसे पहले में क्या कहता है कि सबसे पहले हमें पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा सिलेक्टेड, तो हम कुछ यूनिटों को सिलेक्ट, कुछ इकाइयों को सिलेक्ट करेंगे, उन इकाइयों में से भी सब यूनिट्स को हम निकाल लेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। फिर सेकंड पॉइंट में जब इतना निकाल लिया तो सेकंड पे कहता है जो आपने सब यूनिट से जो कंटेंट निकाला वो कंटेंट को बताओ। तो कहता है वेरीफाई, कह रहा है कि ब्रीफली राइट द एसेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सब यूनिट्स। मतलब चयनित उप इकाइयों की सामग्री का सार संक्षेप में लिखना। मतलब कंटेंट को यहाँ पे लिखते हैं, राइट कंटेंट लिखते हैं। क्या करते हैं राइट कंटेंट लिखते हैं हम लोग। क्या करते हैं, कंटेंट को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सब यूनिट में निकलता है उन सब यूनिट से यहाँ पर हम निकलते हैं यहाँ पर। ठीक है, उन सब यूनिट से यहाँ पर हम लोग निकलते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक
ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सिलेक्ट यूनिट एंड सब यूनिट लिया। अब इसी में से क्या कंटेंट है उस कंटेंट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दूसरे पॉइंट में। अब तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, तीसरे पॉइंट में कहता है कि प्रीवियस, अब जब लिखते हैं तो कहता है कि पीके टेस्टिंग भी कर लो भाई तीसरे पॉइंट में। तो पीके टेस्टिंग या पीके चेकिंग भी हम लोग करते हैं, प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं हम लोग। जब प्रीवियस नॉलेज को चेक कर लिया तो उसी के आधार पे हम निर्देशात्मक उद्देश्यों को बनाएंगे। ठीक, क्या लिखेंगे आप लोग लिख सकते हैं इसको, हम हिंदी बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे, इसको बोलेंगे निर्देशात्मक उद्देश्य बनाएंगे। जब निर्देशात्मक उद्देश्य बना लेंगे, निर्देशात्मक उद्देश्य कब बनाएंगे, जब हम पीके चेकिंग कर लेंगे, प्रीवियस नॉलेज चेकिंग कर लेंगे, पूर्व ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शनल निर्देशात्मक उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। जब निर्देशात्मक उद्देश्यों का निर्माण कर लिया तो अब उसको फॉलो भी तो करना है, उसको लागू भी कर, मतलब कि टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे। जब टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एग्जाम, जब टीचिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे बना ली, बनाने के बाद कुछ एग्जांपल्स भी साथ में लेकर जाएंगे। तो गिव एग्जांपल देना। जब इतनी चीजें आप कर लोगे तो आपका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा, एक कहते हैं खाका तैयार हो जाता है टीचिंग के लिए। और यहाँ पर उसका इवेल्युएशन भी हम लोग कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, सभी लोगों को क्लियर है ना? चलो यहाँ पर क्लियर है, मे भी सबको क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है, इनकी संकल्पनाएं, इनकी स्टेप्स, ये सब चीजें क्लियर होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल पेडागॉजी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्रिटिकल पेडागॉजी पढ़ेंगे, क्रिटिकल पेडागॉजी। ठीक है, अब क्रिटिकल पेडागॉजी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र होता है ये। अब आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र क्या होता है इसके बारे में भी जान ले। तो सबसे पहले आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, इसको बोलते क्रिटिकल, ठीक है, इसको बोलते क्रिटिकल पेडागॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है क्रिटिकल पेडागॉजी, कहता है क्रिटिकल पेडागॉजी इज ए philosophy of education and social movement that combines education with critical theories। मतलब क्या कहता है इसमें, कहता है क्रिटिकल जो ये जो होता है मतलब कि फिलॉसफी, दर्शन, और क्या कहते हैं दर्शन, और मतलब शिक्षा में जो है दर्शन की क्या भूमिका है, समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं उन सभी को एक साथ जोड़कर बताने की बात करता है। लेकिन बात ये आती क्रिटिकल पेडागॉजी की बात करी किसने होगी, तो ये हमने यूनिट फर्स्ट में सेक्शन डी जब पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि क्रिटिकल पेडागॉजी के फादर कौन है, बताइए क्रिटिकल पेडागॉजी के फादर कौन है? याद है किसी को? याद रखिए, पाउलो फ्रेरे। पाउलो फ्रेरे हैं आपके, कौन है? पाउलो फ्रेरे हैं। ठीक है, कौन है? पाउलो फ्रेरे है यहाँ पर। ये चीजें थी। अब सब इनके मतलब क्रिटिकल पेडागॉजी के फादर किसको कहा जाता है, तो क्रिटिकल पेडागॉजी के फादर जो है पाउलो फ्रेरे को कहा जाता है यहाँ पर। ठीक, पाउलो फ्रेरे को कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इन्होंने कहा कि इसको समझाएं कैसे, तो इन्होंने बताया एक पॉइंट, पाउलो फ्रेरे ने बोला है कि यह आलोचनात्मक शिक्षण की सीधी सी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि हमें अपनी शिक्षा ऐसी बनानी है जो समाज की आवश्यकता को पूरा कर सके। ये क्रिटिकल पेडागॉजी या आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के ये कोटेशन या ये लाइन आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के लिए है कि हमें अपनी शिक्षा ऐसी बनानी है जो समाज की आवश्यकता को पूरा कर सके। अब इसके बाद जब समाज की आवश्यकता को पूरा कर सकेगी तो इसमें दो लाइनें और जोड़ो। इसमें कहता है कि शिक्षा को समाज की आवश्यकता के अनुसार बनाना ही क्रिटिकल पेडागॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षा को लिखेंगे, शिक्षा को, ठीक है, क्या लिखेंगे? शिक्षा को समाज की आवश्यकता के
अनुसार, ठीक है, अनुसार बनाना ही आलोचनात्मक शिक्षा या क्रिटिकल पेडागॉजी कहलाती है। क्रिटिकल पेडागॉजी कहलाती है, पेडागॉजी कहलाती है। तो यहां पर इतनी चीजें तो हम लोग के माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्रिटिकल पेडागॉजी होती क्या चीज है, क्लियर हो गया होगा। मैं भी यहाँ पे अगर डीप मीनिंग में इसको लेोगे तो सामाजिक व्यक्तिगत गहराइयों में इनको और लेकर जाएंगे तो काफी चीजें हम लोग को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें इम्प्लीकेशन क्या होता है, इनका इम्प्लीकेशन भी जान लो। इम्प्लीकेशन के बारे में हम जानते हैं, इम्प्लीकेशन यहाँ पर क्या हो सकता है। तो इम्प्लीकेशन इसमें क्या होता है कि अटेंशन, कहता है कि अटेंशन टू ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल, मतलब कि ये कहता है अगर हम सीधे सरल शब्दों में, सीधे शब्दों में समझेंगे तो कहता है कि स्टूडेंट एंड टीचर म्यूचुअल क्या होता है, पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन प्लान डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पर इनका इम्प्लीकेशन क्या होता है, इनका आशय क्या होता है, मतलब समझेंगे तो कहते हैं कि इसमें छात्र और शिक्षक शैक्षिक योजनाओं के विकास में भागीदारी निभाते हैं अपनी। कौन, क्रिटिकल पेडागॉजी के अंतर्गत, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का ज्ञान प्राप्त करते हैं इसके अंतर्गत। और क्या करते हैं, फिर इसमें कहते हैं कि रोल ऑफ कल्चरल सेगमेंट क्या होता है, रोल ऑफ कल्चरल सेगमेंट की बात है, मतलब सांस्कृतिक जो विरासत होती है, सांस्कृतिक जो खंड होते हैं, भाग होते हैं, उनकी भूमिका को यहाँ पर देखते हैं। और सबसे लास्ट जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें कहता है कि प्रैक्टिकल, कहता है कि प्रैक्टिसिंग फ्रीडम बेस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिस, मतलब स्वतंत्रता आधारित शिक्षा का अभ्यास करना। ये लाइन याद रखना, ये लाइन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, लिख भी देते हैं, ठीक, क्या लिख सकते हैं, लिखिए, लिखेंगे हम लोग क्या, प्रैक्टिसिंग, ठीक है, लिखेंगे प्रैक्टिसिंग फ्रीडम बेस्ड, प्रैक्टिसिंग फ्रीडम बेस्ड, ठीक है, प्रैक्टिसिंग फ्रीडम बेस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिस, एजुकेशनल प्रैक्टिस, ठीक, एजुकेशनल प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे मिलेगी। मतलब कि ये इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता आधारित शिक्षा का अभ्यास करना, स्वतंत्रता आधारित शिक्षा का अभ्यास करना ही आपका क्या कहलाता है, इसके ये इसका इम्प्लीकेशन होता है। इम्प्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं आशय, क्या आशय है, ठीक है, क्या आशय है, ये होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें हो गई, क्लियर हुआ, बताओ इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए, सबको क्लियर हो गया होगा, मैं भी। अब इसके बाद हम लोगों के सिलेबस में काफी चीजें देखने या पढ़ने को मिलती हैं। और अब इसके बाद इसमें हम लोग को मेमोरी मतलब लेवल्स पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे, लेवल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सिलेबस में जो हम लोग को दिया है कौन कौन से, एक मेमोरी लेवल दिया है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है, और तीसरा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है। ये सब लेवल्स जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्परेटिव वे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 7 का, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया आप लोग इसको जरूर देखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सभी के साथ बांटिएगा इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं पूरे जोश के साथ यूनिट 7 को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।